अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के हवाले से जो एक ख़त लिखा था उस पर आज अहम पेशरफ्त हुई है। ये मामला वफाकी काबीना ने टेकअप किया था और इन इल्ज़ामात की छानबीन करने के लिए कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी गई है। ये एक रुकनी कमीशन होगा जिसकी सरबराही साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को दे दी गई है। अब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के पोर्टफोलियो पर अगर हम सरसरी सी नज़र डालें तो एक अच्छा क्रेडिबल करियर नज़र आता है। उनको एक प्रोग्रेसिव जज कंसीडर किया जाता है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में PCO के तहत हल्फ लेने से उन्होंने इनकार किया था। फिर सिविल लिबर्टीज़ और फंडामेंटल राइट्स को बहुत एक्टिवली एडवोकेट करते रहे हैं और मुख्तलिफ मुआशी मसाइल जैसे कि गैरत के नाम पर कत्ल या ख़वातीन के हुकूक़ और तालीम के हवाले से उनके लैंडमार्क डिसीजंस मौजूद हैं। तो क्या इस कमीशन का फ़ैसला भी वो इसी तर्ज पर बोल्डली कर पाएंगे, ये सवाल रखेंगे अपने तजियाकारों के सामने। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब, खालिद साहब और साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, जब ये कमीशन बनना था तो किसको इस कमीशन का सरबराह बनाया जाए, इसके लिए क्रेडिबिलिटी का एक अहम फैक्टर था जो देखा जा रहा था। अब तसद्दुक़ हुसैन की अगर हम तकर्री को इस ज़मन से देखें, इस एंगल से देखें कि वो कितने क्रेडिबल हैं, आपको लगता है कि सही तकर्री है? बदल कर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। पहले तो ये शेर सुनिए और इसमें देखिए कि पैगाम क्या छुपा है। क्या? देखिए, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का बड़ा मकाम मर्तबा है, उनकी एक पूरी तारीख़ है। उन्होंने जिस किस्म के फ़ैसले दिए, जिस जगह पे उन्होंने खड़े होकर कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता और ये ऐसा ही होगा, उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि ये जो यक रुकनी कमीशन बना है उन 6 जजेस के उस ख़तो किताबत पे, इसका कोई नतीजा यानी ये नतीजा खेज होने की उम्मीद की जा सकती है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो सारे सवालात जो इस कमीशन बनने से पहले थे वो जो दम तोड़ गए हैं। मिसाल के तौर पे क्विकली हम बात करते हैं कि क्या ये जजों को ख़त लिखना चाहिए था कि नहीं, अगर लिखना चाहिए था तो इतनी देर से क्यों लिखा। नंबर 2, क्या चीफ जस्टिस साहब को चाहिए नहीं था कि वो खुद ही इसका फैसला कर लेते, ये भी दम तोड़ गया। नंबर 3, कि ये कमीशन बनाने के लिए काबीना में जाना ज़रूरी था कि नहीं, ये भी सवाल दम तोड़ गया। नंबर 5, कि जी उसमें क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को होना चाहिए था कि नहीं, ये भी सवाल दम तोड़ गया। अब तो आ जाके ये रह गया है कि ये बन गया कमीशन या रुकनी, इनके TORs बन गए। अब जो है वो कार्रवाई होगी और उसमें अभी ये 92 पे मैं देख रहा था, 2 मिनट पहले बताया गया कि कमीशन जो है वो कार्रवाई तजवीज़ करेगा जी। उसमें देखना ये है रामीन की कार्रवाई तजवीज़ तो उस वक्त करेगा ना जब कोई चीज़ साबित होगी। सही बात है। एक है जुर्म का साबित होना, इसमें क्या साबित करना है, इसमें मदाखलत साबित करनी है, इसमें दबाव को साबित करना है। तो ये कैसे होगा, ये यानी जिस पाए के हमारे जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन गिलानी हैं, मेरी उनसे ज़ाती तौर पे तवक्को ये है और हमारी इज्तिमाई तवक्को भी यही है कि वो इसको एक तो जल्दी निपटा लें और दूसरा ये है कि कोई ऐसा रास्ता उनको निकालना पड़ेगा जो कि इससे पहले नहीं हुआ और फिर उसके बाद कार्रवाई देखेंगे कि वो कौन सी तजवीज़ करते हैं। 2-3 चीज़ें जो हो गई ना ऑलरेडी, अभी तो कमीशन ने अपनी कार्रवाई शुरू नहीं की, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई, अभी तो बहुत सारी चीज़ें, अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि जो TORs बने उसमें हमें कुछ नहीं पता। जो पता है या जो कुछ हो चुका है इस वक्त तक वो सुन लेते हैं जी। एक तय तो हो गई बात कि ये 6 जजेस जो हैं इनका बड़ा, ये सारे जस्टिस, ये कियानी साहब हैं हमारे, मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार, ये बड़े बड़े नाम हैं, इसमें अदालती नाम हैं, इन सब की बड़ी मोतबर आवाज़ें हैं, इनके बड़े बड़े फैसले हैं हाई कोर्ट में जो कि प्रेसिडेंट्स बने हैं और PLDs में उनका जिक्र आता है। अच्छा, इन 6 जजेस के तई तो मुदाखलत हो रही है, तो पहली बात तो ये पता लगी कि दबाव जो है वो इन 6 जजेस पर तो है। दूसरी बात जो मेरे लिए ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ दे बात है वो ये कि इन जजेस के फैसले ख़ास तौर पे और अमूमी तौर पे जो फैसले आज तक हो चुके हैं, ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, पॉलिटिकल मैटर्स में, वो मशकूक हो गए हैं। बिल्कुल सही बात। वो मशकूक हो गए हैं जो कि माजी में जो हुए। अच्छा, अब उसका ये है कमीशन तो जो करेगा, लेकिन इस वक्त तक जो नुकसान हो चुका वो उसमें मशकूक हो गए। एक अहम सवाल और भी है इसमें कि क्या ये कार्रवाई होने के बाद
जो कुछ भी यानी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो कुछ भी नतीजा निकालेंगे जस्टिस तसद्दुक हुसैन गिलानी साहब, उस पे अमल दरामद कौन कराएगा? सही बात है। और वो क्या तरीका कार होगा, क्योंकि इस तरह की चीज हमें अभी तक सामने नहीं आई। अब उसमें एक और सवाल भी है कि जब हम ये कहते हैं, एक सवाल ये उठ रहा है ना जी, क्या कैबिनेट या हुकूमत जो है वो अदालत के साथ खड़ी है कि नहीं जी। अब उसमें बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि अगर हुकूमत खड़ी है अदालत के साथ तो क्या वो इन 6 जजेस को, ये भी तो अदालत हुई ना, सही बात, क्या वो इनके साथ खड़ी है, क्या वो चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है, और वो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के फाइज ईसा साहब हैं, या वो जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के साथ खड़ी है? अब उसमें हुकूमत का भी जो है वो हमें पता लग गया कि उन्होंने कह दिया कि जी ये TORs हैं, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। ठीक। इस वक्त की आखिरी बात ये हो जाता है कमीशन जिस तरह के पिछले कमीशन हुए थे। मैं आपको अभी से ही थोड़ी सी अपना तज्जिया करके बता देता हूं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, सिर्फ 1 मिनट में। इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमने तहकीकात की, हमें पता लगा कि ये कुछ शवाहिद मिले लेकिन सही तरह से प्रूव नहीं हो सके। ये होगा उस वक्त जबकि इन्वेस्टिगेशन हो गई, पहले तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा ना जो हमारी तारीख है, और ये उन कमीशन में एक इजाफा हो जाएगा जो कि कमीशन हमें आज तक पता लगते रहे हैं कि वो जस्टिस महमूदुर रहमान का कमीशन वगैरह से लेके जितनी भी इन्वेस्टिगेशन GITs बनी है। असली बात जो है वो ये हुई है कि इससे एक रॉ पैदा हुई है, एक रविश पैदा हुई है, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि जो सिटिंग जजेस हैं उन्होंने अपनी कुर्सी, अपने मकाम, अपनी नौकरी को फंसे पुश डालते हुए अदालती सिस्टम को ठीक करने के लिए, कानून और आइन के मुताबिक फैसला करने के लिए रास्ता बनाने का जो एक फैसला है उसमें उन्होंने पहल की है। ठीक है। राव खालिद साहब, आप आज के काबीना के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, इस तकर्री को कैसे देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या उन तमाम तकाज़ों को पूरा किया गया है जिसका मुतालबा इन 6 जजेस ने अपने ख़त में किया था? जी, मैं इस पे बात करता हूँ। एक चीज़ जो चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में जो प्रेस रिलीज आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर एक चीज़ लिखी हुई थी, उस पर काबीना में कुछ जिक्र ना हुआ, ना कोई बात हुई, वो इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। ये फैसला तो बहुत पहले हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी है 2019 में फैज़ाबाद धरना केस में कि ये जो मुदाखलत होती है और ये जो भी लोग करते हैं किसी भी सरकारी इदारे से, उसको रोका जाए और उसके लिए कानून साजी की जाए। ये अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये पॉइंट उन्होंने टेकअप किया और उस पैराग्राफ को रेफर किया, 53 आई थिंक, अगर मैं राइटली रिमेंबर कर रहा हूँ, 2019 का जो जजमेंट थी, उन्होंने कहा इस पे अमल दरामद करे। उसका तो जिक्र ही कोई नहीं इसमें, हालांकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर फ्यूचर में आपने इसको रोकना है तो वो अपनी जगह। जहाँ तक इस इजलास का ताल्लुक है, काबीना का इजलास, तो मैं इसको बहुत बड़ी यानी एक हिपोक्रेसी कहूँगा। अच्छा, कि काबीना जो डिक्लेरेशन दे रही है उसमें वो कह रही है, वो जो डिक्लेरेशन जो दिया है उसने, उसमें एक पैरा है पूरा जिसमें लिखा हुआ है कि 6 जजेस के इल्ज़ामात की नफ़ी करते हैं और इसे नामुनासिब करार देते हैं। जब आपने काबीना ने रिजेक्ट कर दिया उनके सारी उस मतबा नज़र को, उस नुक्ता नज़र को, उस शिकायत को, उस केस को जब आपने रिजेक्ट कर दिया है, तो आप कमीशन किस लिए बना रहे हैं भाई? ज़रा ये भी हमें समझा दें कि ये कमीशन का फिर क्या पर्पज़ होगा। आपने तो पहले ही फैसला सुना दिया कि ये नफ़ी इसको मुस्तरद करते हैं और ये नामुनासिब है, तो फिर मुझे नहीं समझ आती। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस कमीशन ये काम क्या करेगा और किस तरह से करेगा। इसमें जो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब हैं, अब उनका देखना है वो एग्री हैं नहीं है, वटेवर, अब उनसे ज़ाहिर कंसेंट ली गई होगी। कई दफ़ा होता है कि आप कंसेंट लिए बगैर या एक ढीली ढाली सी हाँ हूँ करके कहते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं जी मैं नहीं कर रहा इसको। तो ये मिट्टी पाव किस्म का केस नहीं बनना चाहिए इसको। और दूसरा, इसमें जो TORs हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें एक वाइड नेट फेंक दिया गया है, ठीक है। ये बहुत बारीकी से काम किया जा रहा है। मुझे बहुत शक व शुबा पैदा हो रहा है कि नीयत इसमें ठीक नहीं है, इसलिए मैं मुनाफकत का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया। नीयत ठीक नहीं लग रही। उसमें एक TOR में ये लिखा गया है कि किसी और मामले की भी जांच पड़ताल कर सकते हैं। अब वो और कौन सा मामला होगा जी? जज साहब मुनासिब समझेंगे या हुकूमत को कह देगी या कोई विटनेस आके कह देगा कि ये भी इसमें था जी, ये फलां जज साहब का ये मसला था एक इसमें। तो ये फिर एक वाइड नेट है, उसमें आप किसी तरफ भी जा सकते हैं, उसको आप किसी तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं और किसी को भी उसकी लपेट में आप ले सकते हैं।
फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब काबीना शक का इजहार कर देती है, मुस्तरद कर देती है, तो उन जज साहबान की एज सर्विंग जज पोजीशन क्या होगी? आया वो कोर्ट्स में बैठेंगे, केसेस सुनेंगे, इस तहकीकात में उनको किस तरह से शामिल किया जाएगा, क्या वो शामिल होंगे नहीं होंगे? अगर वो इनकार कर दे पेश होने से तो फिर क्या इसका होगा? फिर तो ये बिल्कुल कह लें कि बंद गली में चली जाएगी बात, फिर तो इसका किसी तरफ कोई बात ये चलेगी नहीं। तो इसलिए क्लैरिटी नहीं है इसमें, कोई घुमा फिरा के चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जब इसको टेक ओवर करेंगे या तो वो क्लैरिटी मांगेंगे, मेरा ख्याल है अभी चीफ जस्टिस साहब के पास भी जाना है इसको, उनके पास भी उन्होंने TORs और ये भेजेंगे, ऑब्वियसली उनकी अप्रूवल के बाद ही ये इसका प्रोसेस आगे शुरू होगा। तो ये अभी तक मुझे कोई बहुत ये धुंधला सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक है, फॉग क्रिएट की जा रही है, उसके पीछे क्या करना चाह रहे हैं अभी तक जो डिसीजन मेकिंग हुई है इस मामले पे। ठीक है, साकिब आप बताइए, ये जो TORs हैं और जो आज कार्रवाई हुई है काबीना की, एक तो आपकी कंटेंटमेंट और दूसरा ये कि क्या जो हल्के हैं वकला के हल्के हैं, या ज़ाहिर है क्योंकि ये मामला जजेस का है, तो वो इस पर सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं जो आज डेवलपमेंट हुई है काबीना की तरफ से? और फिर ज़ाहिर है कन्वेंशन का मुतालबा किया गया था उन जजेस की तरफ से, मगर फिर काबीना में गया ये मामला और अब कमीशन बन गया है, तो क्या इस वक्त मामला चल रहे हैं? एक तो इस सारे तनाजुर में जो वकला तंजीमें हैं उनका किरदार जो है उस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि वो उनका प्रेशर होता है सम टाइम, और प्रेशर जो है वो काम भी कर जाता है, और वो अगर प्रेशर ना हो तो जो है वो जिस तरह अभी प्रेशर नहीं है तो हुकूमत जो है वो काम किए जा रही है। उसकी कुछ वजूहात हैं। इस वक्त की अगर बात की जाए तो पंजाब बार काउंसिल ने इस फैसले को खुशाइंद करार दिया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फैसले को खुशाइंद करार दिया है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को बना दिया गया है, लेकिन जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उसने ये कहा है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं और आप जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाए। सिंध जो है बार है, सिंध हाई कोर्ट बार है, वहाँ पे भी आज जो जनरल बॉडी थी वहाँ तकारीर इसी तरह की हुई हैं कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक डिवीजन भी है वकला की जो तंजीमें हैं। साकिब ये बताएंगे, ये जो आपको डिवाइड नजर आ रही है, ये इसी बात पर नजर आ रही है कि साबिक चीफ जस्टिस को नहीं लेना चाहिए था, हाजिर सर्विस को ही लेना चाहिए था, या और भी ओपिनियंस हैं, और भी डिसएग्रीमेंट्स हैं इसके अंदर? नहीं, डिवीजन बुनियादी पॉइंट पे नजर आ रही है कि जो डिवीजन सिंध और बलूचिस्तान से जो आवाज़ आई है वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन है यही नहीं बल्कि आप सिटिंग जज की सरबराही में कमीशन बनाए, या ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मैटर को आज खुद नोटिस लेकर जो है वो सुने। तो ये जो डिवीजन एक और इसकी वजह भी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, जो मेजॉरिटी है, या पाकिस्तान बार काउंसिल में जो मेजॉरिटी है वकला की, वो आजम नज़ीर तारड़ जो मुस्लिम लीग नून के बड़े लीड कर रहे हैं सारे मामलात को कानूनी महाज पे, वो उनका जो ग्रुप है आसमा जहांगीर ग्रुप, उस ग्रुप से है मेजॉरिटी। तो वो जो फिर मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है वो उस पर हावी होती है। जो बार एसोसिएशन दो बड़ी बॉडीज है तो वो हमें हर मौके पे नजर आती है। जिस तरह माजी में भी इवेंट्स होते रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जो पॉलिटिकली उनका जो नैरेटिव था वही हमें जो बार एसोसिएशन के लेवल पे भी नजर आया है। तो जो दूसरे सूबों की बार एसोसिएशन है उनका मौका मुख्तलिफ है। इसके अलावा जो इंक्वायरी कमीशन के हवाले से वफाकी हुकूमत ने जो मौक़िफ़ लिया है, ये मेरा ख्याल में इसको मज़ीद उसने गंभीर सूरत हाल में डाल दिया है। इससे पहले ही ये पॉइंट सामने आ रहा था कि जो जजेज़ हैं उन्होंने अपने ख़त में ये लिखा है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये चेक करे कि जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव का मतलब हुकूमत है, एग्जेक्टिव हेड है शहबाज शरीफ साहब, तो जो एग्जेक्टिव है क्या उसकी कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है कि वो इस्तेमाल करके तो उसके बाद मुदाखलत करके जुडिशल प्रोसीडिंग में कोई फ़ायदा लेना चाह रही है कि ऐसी कोई पॉलिसी तो नहीं है। उनका इतराज़ तो पहले ही था। तो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट थी, उन्होंने वज़ीर आज़म से मुशावरत करके मामला उधर भेजा और उन्होंने कमीशन बनाने के साथ अपनी फाइंडिंग भी दे दी। उन्होंने कहा जी ये मुस्तरद करते हैं और हम इसकी नफ़ी करते हैं और नामुनासिब जो है वो करार दिया है। चाहे जाए कि वफाकी हुकूमत इंतजार करती कि ठीक है, इससे पहले भी क्योंकि इस पे बड़ा इतराज़ आ रहा है तो इसको ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करने दें, तहकीकात करने दें और वो तहकीकात करके जो भी फाइंडिंग दें वो जिस तरह, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो प्रेस रिलीज आई थी
उस प्रेस रिलीज में ये लिखा गया था कि जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने ये कहा है कि वो मुतलका इदारे जो है उनके हवाले से डायरेक्शन भी जारी करेंगे, हदायत देंगे। और जो फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से जो था एक मैकेनिज्म बनाने का फार्मूला था, उस फार्मूले में तकरीबन 7-8 किस्म की डायरेक्शंस हैं। उनमें नंबर 1 डायरेक्शन यही है कि एक इदारा दूसरे में मुदाखलत नहीं करेगा और इसको इंश्योर करेगी जो फेडरल गवर्नमेंट है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो जो पार्ट है, एक तो वो मिसिंग है इस पूरे सिनेरियो में, दूसरा जो हुकूमत ने काम किया है मेरा ख्याल में इसको मुतनाज़ा बनाया। और आखिरी बात मैं कर दूं यहाँ पे कि ये चीज़ मेरा ये ख्याल है कि जो कमीशन है ये मामला यहाँ पे रोकेगा नहीं। एक जो है वो वकला की जो बॉडीज़ हैं मुख्तलिफ, जिस तरह सिंध बार की मैंने बात की, इस तरह बलोचिस्तान की, वो जो इस किस्म की डिमांड जो है वो ला रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो इस नोटिफिकेशन को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें कि ये ठीक नहीं है, आप जो है वो खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। जी, एक नया कानूनी माहौल जो है शुरू हो सकता है कि ये जो है बिल्कुल जो है वो मामला यहीं पर रुकेगा नहीं। ऐसे जो है वो तनाजुर भी मौजूद है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास है कि ये मामला आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बजाय इसके कि कोई क्लैरिटी आए इन मामलात में, मामलात मचते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में मामलात किस तरफ जाते हैं। तहरीक इंसाफ का एनार्किस्ट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी स्टेटमेंट के जरिए मंजर आम पर आता ही रहता है। हाल ही में अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KP हैं, वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से एक मुलाकात करते हैं और ये कोई कैजुअल मुलाकात नहीं थी। ज़ाहिर सिर्फ चाय पर गप्पे मारने के लिए तो वो नहीं मिले थे, बल्कि दहशत गर्दी जैसे संगीन मसले पर गुफ्तगू करने के लिए मिले थे, साथ मिलकर चलने की बातें हुई थी। और ये बिशाम वाक़े के बाद ज़रूरी हो भी गया था कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट पेश किया जाए। मगर इस मुलाकात के एक ही दिन बाद तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा असद कैसर साहब ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि मेरा वज़ीर आला KP को ये मशवरा है कि वो विफाक के साथ तमाम राब्ते ख़त्म कर दें, क्योंकि विफाकी हुकूमत अफसरान के तबादलों और फ़ंड्स जारी करने के उनके किसी भी मुतालबे को तस्लीम नहीं करेगी। तो सवाल हमारा यहाँ पर यह कि क्या ये फ़ंड्स के मामलात, फिर अफसरान के मामलात अब मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी से ज़्यादा अहम है? और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ मामलात को लेकर पॉलिसीज़ का क्लैश क्यों नज़र आ रहा है? राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि अगर हम थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, इस वक्त दहशत गर्दी जैसे संगीन मसले का सामना है, KP की हुकूमत को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ, मगर ऐसे में इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं? देखिए, ये जो सियासी जमातों के अंदर गुड कॉप बैड कॉप जो बहुत पुराना चल रहा है, 50-60 साल से चल रहा है। एक बंदा कह रहा होता है इस तरह नहीं होगा, दूसरा कहता है इस तरह होगा, वो चल रहे होते हैं। हमें देखना चाहिए पॉलिसी लेवल पे क्या डिसीजन है। पॉलिसी लेवल पे डिसीजन ये है कि विफाक के साथ मिल के चला जाएगा, सूबे के फंड्स लेने हों, सूबे के मसाइल का हल हो, सूबे के रॉयल्टी का इशू हो, दहशत गर्दी का जैसे आपने कहा, वो मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए, उनका जिस तरह इस्तकबाल किया और जो वहाँ पे बातचीत हुई, इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल उस पर कोई ऐसी बात थी। असद कैसर साहब अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, वो कहते हैं कि जी ज़ाहिर है एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बैठा है, वो इस किस्म की बात करेगा तो वो और लेवल की कन्फ्रंटेशन होगी फेडरल के साथ। अच्छा। और अगर कोई और बंदा दाएं बाएं से कहता है कि जी ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप हमारे सूबे के साथ, वो कोई बयान इधर से दे रहा है उधर से दे रहा है, तो वो एक प्रेशर टैक्टिक्स तो हो सकते हैं, वो उतना सीरियस मसला नहीं होता। कन्फ्रंटेशन को वो कह ले कि हवा नहीं देता उस तरह से, जबकि अच्छा। आप चीफ मिनिस्टर के साथ कम्युनिकेशन आपकी ठीक है तो वो मामला तो उस तरह से चलते रहते हैं। जो मोस्टली जो इश्यूज़ हैं वो आप देखें कि जो इलेक्शन की धांधली के हवाले से हैं, जो केसेस के हवाले से हैं, ट्रायल्स के हवाले से हैं, अब ये जो जजेस के कमीशन के हवाले से हैं, तो PTI वर्सेस गवर्नमेंट मोस्टली कन्फ्रंटेशन वो चल रही है। उसमें कहीं कहीं क्योंकि वकील बहुत सारे हैं इनमें से और ज़्यादा कानूनी मसाइल चल रहे हैं, तो कहीं कहीं वकला भी अपनी राय का जब इजहार करते हैं तो एक दूसरे के बारे में तो नहीं करते, लेकिन इश्यूज़ के ऊपर जब बात करते हैं तो उस पर कन्फ्रंटेशन का शुबा होता है। जैसे नईम पंजोता साहब ने एक ट्वीट किया कि जी मौका है अब हामिद खान साहब को लायर मूवमेंट की सरबराही करनी चाहिए और आगे आना चाहिए और लायर मूवमेंट चलनी चाहिए इस इशू के ऊपर। तो इस किस्म की चीज़ें हमें देखने में आ रही हैं कि PTI के अंदर के जो इख्तलाफात हैं वो मोस्टली छोटे मोटे इशूज़ बेस्ड हैं। ज़्यादातर जो उनकी कन्फ्रंटेशन है वो गवर्नमेंट के साथ है, और उसके बाद वो क्योंकि अब एहतजाजी सियासत की तरफ जाना चाह रही है, उसकी हिकमत अमली ये है, तो उसमें जाके फिर
यकीनन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो नहीं चाहेंगे कि इस स्टेज के ऊपर कन्फ्रंटेशन शुरू की जाए। जैसे कि केपी की गवर्नमेंट शायद नहीं चाहेगी कि हेड ऑन हम करें, ठीक है आप एहतजाज करें, अपने सूबे में करें, इधर करें, जलसा कर ले, जुलूस कर ले, और ये हर मंडे से रोज़ाना की बुनियाद पे जो एक इमरान खान की तरफ से डायरेक्शन आई है कि करें, एहतजाज करें, तो वो जब होगा तो उसमें फिर पंजाब के अंदर किस तरह रिएक्ट करती है गवर्नमेंट, सिंध के अंदर किस तरह करती है केपी, इनकी अपनी हुकूमत बलूचिस्तान में किस तरह करती है, फेडरल में किस तरह करती है, वो फिर एक कह ले कि वो हीट बढ़ती चली जाएगी उससे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कुछ एलिमेंट्स हैं जो ये भी नहीं चाहते कि कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे जाए कि इस स्टेज के ऊपर हम अपना सारा जो जोर लगा दें और उसके बाद जब सही मौका है जोर लगाने का तो वो हिम्मत ही ना रहे उस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला चलते रहेंगे इसी तरह से जब तक, पहले भी मैंने कहा था, जब तक बानी चेयरमैन बाहर नहीं आते उस वक्त तक ये जूतों में ढाल बढ़ती रहेगी पार्टी के अंदर भी और हुकूमत के बारे में भी। एक वाज़ेह हिकमत अमली जो है ना वो अभी आपको देखने में नज़र नहीं आएगी। इसी किस्म की स्क्रिमिशेस अंदर में बाहर में पार्टियों के दरमियान विद इन पार्टी ये चलती रहेंगी। जी ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आपको लगता है कि पीटीआई के लिए मुश्किल हो रहा है इस वक्त हुकूमत साथ लेकर चलना और साथ साथ ये बयानियाँ लेकर चलना कि हम किसी के साथ बैठेंगे नहीं, ये तो चोर और डाकू हैं? वो तो बात की बात है कि कोई मुश्किल हो सकती है। मेरे नज़दीक तो पीटीआई की सबसे बड़ी मुश्किल वो खुद पार्टी अपनी, यानी आज खुद वो हैं। मिसाल देता हूँ, देखिए अभी तक उनको यकीन ही नहीं आया कि इलेक्शन के बाद एक हुकूमत इस्लामाबाद में बन चुकी है। अच्छा। वज़ीर आज़म बन चुके हैं और वो वज़ीर आज़म का नाम इमरान खान नहीं है। पहले तो ये यकीन ही उनको आ रहा, फिर उसके बाद ये है कि हुक्म मिलता है कि मिलो, मसलन अली अमीन गंडापुर साहब को मिलो लेकिन तस्वीर नहीं साथ खिंचवानी। एग्जैक्टली। केपी में चार्ज ले लो लेकिन इस्लामाबाद की बात नहीं सुननी। फिर तजादात जो है ना वो कुछ ऐसे हैं कि इलेक्शन के नताइज नामंजूर हैं। हाँ। लेकिन एक सूबे में हुकूमत चलानी है, तो वो जो इस सूबे में आपकी हुकूमत बनी है वो भी तो इलेक्शन के जरिए ही बनी है। तो ये कुछ इनहेरेंट जो आपके तजादात हैं ना जो कि अंदर मौजूद हैं वो इस वक्त पीटीआई को तंग कर रहे हैं। तो मैं जो ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी मुश्किल पीटीआई की पीटीआई खुद है, तो उसमें ये सारे। फिर हमने पहले सेगमेंट पे जिस मदाखलत और दबाव का जिक्र किया ना जजेस के सिलसिले में, मुझे इस वक्त केपी के सीन में खास तौर पे और अमूमी तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जितनी मदाखलत उनके काम में हो रही है हर तरफ से और जितना दबाव उन पे है, शायद ही कोई इस वक्त हो, यानी चीफ मिनिस्टर कह लें या कोई ऐसा बंदा जिसके पास कोई ओहदा है, उन बेचारों को कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि जरा सी वो बात करने लगते हैं तो पीछे से इतराज आ जाता है। वो तस्वीर जाते भी हैं, तस्वीर खिंचवा भी लेते हैं, फिर कहते हैं तस्वीर नहीं खिंचवानी। उनको तो तस्वीर खिंचाने की इजाज़त नहीं है, तो वो सूबा कैसे चलाएंगे? फिर उसके बाद ये कि अभी बजट आने वाला है, जो आइंदा आने वाली सूरत हाल मैं देख रहा हूँ उसमें मैं एक तसादुम देख रहा हूँ जो माजी में मैंने लाहौर और इस्लामाबाद का देखा था, और उस तसादुम का नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद और वो पीटीआई और वो सारा जो कड़मास है वो सारा कुछ वही रहेगा। कुछ नहीं होने का, आपको अगले इलेक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये है कि जहाँ तक बानी पीटीआई का यानी ताल्लुक है जी, साइफर केस जो है, तोशाखाना केस जो है, वो इद्दत की मुद्दत का केस जो है, ये तो चलते रहेंगे। डर ये है कि कुछ नए केसेस कुछ तो पड़े हुए हैं ना, यानी फॉरेन फंडिंग केस और ये वो, अगर ये तसादुम जारी रहा तो कुछ और भी आ जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि आप ये एहतजाज की बातें बंद करें और जो सूरत हाल है उसको समझें, ग्राउंड रियलिटीज को देखें। तो मेरा मशवरा तो यही होगा कि अब जबकि हुकूमत बन चुकी, आप यानी मरकज में और सूबे में आप चार्ज संभाल चुके, तो अब बाकी की ग्राउंड रियलिटीज भी समझ ले। मेरा ख्याल है इसी में सबकी भलाई है। ठीक है साकिब, आप अडियाला के चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये बताएं कि खान साहब के क्या तासुरात हैं इस मीटिंग को लेकर? असल में वहाँ पे मुख्तलिफ लोग जाते हैं, कभी जो सियासी इनके बैकग्राउंड के लोग हैं वो जाते हैं, ज़्यादातर वकला जाते हैं,
मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उनके पास इंफॉर्मेशन कभी पहुंचती है और कभी नहीं पहुंचती, और इस किस्म की एक कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार रहती है। इस वक्त अगर ओवरऑल बात की जाए तो पीटीआई में दो महाज हैं, एक सियासी महाज है और एक कानूनी महाज है। जो वकला हैं वो कानूनी महाज के लिए जो है वो थे, और जब सियासी लोग सारे जो है वो रुपोश थे तो ये फ्रंट लाइन पे खेलते रहे हैं, ये एक फैक्ट है। पिछले तकरीबन 6 महीने इलेक्शन से पहले 6 महीने कोई भी पॉलिटिकल लीडर इनका फ्रंट पे नहीं था, और ये वकील ही थे जो मुख्तलिफ जगहों पे अपनी अपनी प्रेजेंस शो करके पार्टी को किसी न किसी तरह उन्होंने जिंदा रखा। अब मामला जो है ये हो चुका है कि जब इलेक्शन के बाद एक सूबे में हुकूमत आ गई, आप मरकज़ में भी बैठ गए, पंजाब में भी मौजूद हैं, तो एक पॉलिटिकल एक पूरा सिनेरियो बन चुका है। तो जो पीटीआई के अंदर जो सियासी लोग हैं, सियासी बैकग्राउंड के असद कैसर वगैरह वगैरह, तो ये लोग चाहते हैं कि सियासी सारे फैसले हम करें और हम मुशावरत करें इमरान खान साहब से, और उसके बाद हम फैसले करें, और जो वकील हैं ये सिर्फ कानूनी माल संभाल के रखें। तो जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि पिछले 6 माह तो आप थे नहीं, जो मुश्किल वक्त था, तो वो अलग से एक बैरिस्टर घोर चेयरमैन है। इसी तरह शेर अफजल मरवत जो है वो उनका वो अपने अंदर पूरी पार्टी लिए बैठे हैं, वो आए रोज उनकी जो कोर कमेटी है वहाँ पे इख्तलाफात होते हैं, पार्टी डिसीजन सम टाइम और होता है, बाहर आके उनको बात कर देते हैं, फिर पूरी पार्टी उसकी नोटिस चाह रहे होते हैं, पूरी पार्टी तरदीद कर रही होती है। फिर कल ये खबर आई है कि जो अलीमा खान है उनकी पार्टी में मुदाखलत को रोका है, मतलब जो बानी पीटीआई है उन्होंने रोक दिया है कि आप जो है इस मामले में मुदाखलत ना करें। तो ओवरऑल अगर इसका जायजा लिया जाए तो इस वक्त क़यादत का फुकदान है कि कोई पॉलिसी का तसलसल नहीं है, क़यादत नहीं है, कौन सा फैसला होना है। फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी जो टिकट्स की तकसीम है, इस एक टिकट तकसीम होता है, उस पे अडियाला जेल से लेकर पीटीआई के जो पार्टी लीडर, टॉप की पार्टी लीडरशिप तक, हर चीज़ जो है वो वहाँ पे आप ट्विटर पे और मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया पे आप देख रहे हैं, वहाँ डिस्कस हो रही होती है। अभी रिसेंटली 1-2 टिकट्स अपने डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से वापस किए हैं कि उनको इतना प्रेशर था कि ये लोग जो है वो माजी में जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो पीटीआई के खिलाफ थे, इनको क्यों टिकट दिया गया। जो पीटीआई की लीडरशिप थी वो ये कह रही थी कि जो अडियाला जेल से मंजूरी हुई है, तो फिर वो टिकट वापस हुए। तो ये जो क़यादत का फुकदान होता है, पार्टी पॉलिसी का तसलसल नहीं है। देखिए ना, ये मामलात भी अब होते होते काफी टाइम हो गया है, इस तरह के इख्तलाफात, इस तरह के खलफशार अंदरूनी मामलात में हम देख रहे हैं अब काफी टाइम हो गया। तो इस पर अभी तक पार्टी बैठी नहीं कोई पॉलिसी बनाने के लिए कि जी ये बंदा बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, हर रोज ही एक नई पॉलिसी आ रही होती है। नहीं, असल में मसला वही है ना कि जो एक तो जो वकला हैं उनका बैकग्राउंड वो पॉलिटिकल नहीं था, वो तो कानूनी तौर पर अदालतों में जंग लड़ना और अदालतों में केसेस करना, और जो लोग पॉलिटिकल थे वो बैकग्राउंड पे रहे। अब वो अपनी अपनी स्पेस बना रहे हैं, अब स्पेस जैसे मिलती है आगे जो है वो वकला खड़े होते हैं। अब आज जो है वो इमरान खान साहब ने वहाँ अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उनके साथ एक SOPs तय हुए हैं कि जो मुलाकातें हैं, अब मुलाकातों का भी अलग से सीन है। हर जो लीडर है वो हर लेवल का वो चाहता है कि मैं जाकर जेल में मुलाकात करूं, और वो इतनी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। अभी एक SOPs तय हुए हैं कि जिसमें शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर उमैर नियाजी और बैरिस्टर गोहर को ये कहा गया है कि ये फोकल पर्सन होंगे, और 2 दिन जो है वो ट्यूसडे और थर्सडे जो है वो 2 दिन मुलाकातें हुआ करेंगी, एक दिन फैमिली और एक दिन वकला और पार्टी जो है लीडरशिप होगी। अब वहाँ पे भी ये इशू आता है कि हर जो है वो बंदा वहाँ पे मिलना चाह रहा होता है कि मैं जाऊँ और डायरेक्ट पता करके आऊँ ये बात आपने मेरे हवाले से जो की है, जो मुझे कन्वे हुई है, क्या ऐसा भी है। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जहाँ पे जो बात किसी को कन्वे हुई तो बाद में पता चला उधर से कन्वे नहीं हुई थी। तो मल्टीपल रीजंस हैं जिसमें जो पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बिखरा हुआ है। उसका आपको असर नजर आएगा कि असद कैसर साहब कहते हैं कि आप बात ना माने, सूबा तो चलाना है, सूबा कैसे चलेगा कि अगर आप उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे। अगरचे जो फेडरल गवर्नमेंट है उनको भी थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट दिया है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने, तो उनके साथ अगर वो कह रहे हैं कि किसी को आप चीफ सेक्रेटरी लगवाना चाह रहे हैं या IG या कोई इस किस्म की बड़ी जो तकर्रियां हैं वो लगवाना चाह रहे हैं, तो उनके साथ बात करके उनको अकोमोडेट करना चाहिए, फंड्स के मामले में भी करना चाहिए। ये एक मैंडेट का जो एहतराम है, मेरा ख्याल में मुस्लिम लीग नून तो माजी में हमने 2013 से 18 में जब KP हुकूमत थी PTI की, तो वहाँ पे जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने एहतराम किया जो मैंडेट था KP गवर्नमेंट का PTI के पास। तो आज भी इस किस्म का दिल मेरे ख्याल में बड़ा उनको करना चाहिए।
ठीक है। राव खालिद साहब, ये जो साकिब ने बात की है कि वकला को लाने की वजह से कुछ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं, तो फिर आप समझते हैं कि फिर वकला को आगे लाने की जो स्ट्रैटेजी थी, जो तुरुफ का पत्ता था, वो फिर बैकफायर कर रहा है पार्टी के वसीतर मफाद में? तुरुफ का पत्ता नहीं था, मजबूरी हालात थी। अच्छा। उसकी वजह से उनको करना पड़ा, क्योंकि आपके देखे बहुत लीडरशिप असद उमर, फवाद चौधरी और इस किस्म के लोग जो थे वो छोड़ गए पार्टी। जो आपके मेन हो सकते थे, जो स्ट्रेटजी, परवेज खट्टक फॉर दैट मैटर, जो सियासी तौर पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते थे और अच्छी गाइडलाइन दे सकते थे। असद उमर सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के, और सियासी सूझबूझ भी अच्छी थी उनकी, और फवाद चौधरी की भी इस तरह से वो चले गए। शाह महमूद कुरैशी उसके बाद थे, वो भी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो बिल्कुल यारों मददगार थी। मेरा ख्याल है उस वक्त बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी और उसका बहुत फायदा हुआ इनको। अच्छा। जितने कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े करने में ये कामयाब हुए, वो वकीलों की वजह से हुए बुनियादी तौर पे, और वो बिल्कुल सही स्ट्रेटजी थी। अब ये कि पॉलिटिकल जो भी आपने पॉलिसी बनानी है, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक खान साहब बाहर नहीं होंगे, खुद नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, छोटी मोटी ऊंच नीच इधर उधर। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सीरियस मसला नहीं होगा, क्योंकि जब तक खान साहब है पार्टी इंटैक्ट रहेगी। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी, ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पीसीबी ने बाबर आजम को एक बार फिर T20 टीम का कप्तान बनाने का फैसला कर लिया है, और अब यही खबरें आ रही हैं कि काकुल एकेडमी का जो ट्रेनिंग सेशन इस वक्त चल रहा है, अब बाबर आजम उम्रे की अदायगी के बाद बतौर कप्तान इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। तो ये फैसला कितना दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे। साथ ही ट्रेनिंग सेशन में प्लेयर्स की फिटनेस चेक की जा रही है, प्लेयर्स खूब दौड़े लगा रहे हैं, तो क्या उनकी कारकर्दगी भी बेहतर हो पाएगी ऐसे में कि जबकि अब T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, इससे पहले दौरा न्यूजीलैंड भी है। नजमू साकिब साहब, कप्तानों पर हमने देखा है बड़ी मुसीबतें चलती रहती हैं तो बाबर आजम के बतौर कप्तान रिटर्न को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो टीम होती है ना क्रिकेट वाली, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में, उसमें ये इनकी ग्रुपिंग्स होती हैं। बेचारा इबाद वसीम एक तरफ ही लगा रहा, इसलिए कि बाबर आजम को वो पसंद नहीं था। वो कराची किंग्स वाला पूरा किस्सा आपके सारे देखने वालों को पता है जी। कैप्टन के बदलने से कुछ नहीं होता। इससे ये होगा कि जो इनके साथी हैं वो अपने आप को समझेंगे कि हम चैम्पियन हो गए। हसन अली शायद वापस आ जाए, हर 11 में शामिल हो। इमाद वसीम हो सकता है 12वां खिलाड़ी ही नज़र आए। बाबर आजम की ही कप्तानी में हमने एशिया कप देखा, बुरी तरह हारे। हमने वर्ल्ड कप का देखा, बहुत बुरी तरह से में मार पड़ी। देखिए, इस वक्त जो असल चीज़ है ना, वो है कि आपने रीऑर्गेनाइज करना है। और मैं आपको बताऊं कि जब से मैं क्रिकेट देखना शुरू किया है, मेरी क्रिकेट टीम रीऑर्गेनाइजेशन के पीछे होती है, और उसमें होता है जी अब वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी तैयारी करते हैं। सही बात है। समझ नहीं आती कि आपको किसने इतनी जल्दी किस चीज की है आपको। और आपको हमने तो ये देखा कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के दौरान में आपके कोचेस चेंज हो रहे हैं, उनको वापस कर दो। देखिए, ये उखाड़ पिछाड़ अच्छी नहीं होती। और जहां तक कोचेस की बात है, वो पुराने खिलाड़ी सारे, वो मुश्ताक मोहम्मद, वो हनीफ मोहम्मद, कौन था उनका कोच? मुझे तो नहीं याद पड़ता कि ये कोचेस थे। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, तो ये सारी खखेड़ जो इन्होंने शुरू की है। आपके सवाल से ये बात निकलती है कि जो इस वक्त टीम है ना, जो इस वक्त हमारी टीम है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़हनी और जिस्मानी दोनों पे दौड़े तो उनकी लग रही हैं काकूल में। और उससे ये है कि एक दलील सामने आती है कि आपने एक फिट खिलाड़ी लेके तो हारना है कि एक अनफिट खिलाड़ी के साथ मैच जीतना है। तो मेरे ख्याल में मैच जीतना होना चाहिए, लेकिन अगर वो फिट भी है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि वो फिट भी है। असल चीज आपकी पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है? आपकी पाकिस्तानी आवाम क्रिकेट की दिलदादा है। आपने उनको, ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है, जून में शायद हो रहा है जी, यानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, बाबर आजम साहब, आप अपनी टीम के साथ जिस तरह मर्जी रखें, हमें आपने ये वर्ल्ड कप जीत के देना है, और आपके लिए ये अब आपकी जिम्मेदारी बन गई है। अब आप हमें ये जीत के दें, फिर हम आपको हो सकता है कि अगले 5 साल के लिए भी ये कहें, चलो यार बाबर आजम की कप्तानी ही अच्छी है।
बिल्कुल सही बात है। जैसे वज़ीर आज़म हमारे कंसिस्टेंट नहीं रहते, वैसे ही हमारे क्रिकेट के कप्तानों का भी यही हाल है। राव खालिद साहब, ये इनकंसिस्टेंसी, शाहिद आफरीदी का भी यही बयान सामने आया है कि पहले करने तो दें काम, कप्तानी पे किसी को टिके तो रहने दें, फिर आप देखें क्या फ़ैसला था, सही था गलत था। उसको बनाया जाने का फैसला भी दुरुस्त नहीं था, उसको हटाए जाने का भी दुरुस्त नहीं है मेरे हिसाब से। या तो आप बनाते ना उस वक्त परख के सारी चीज़ें देख के फिर करते। अब अगर बनाया है तो उसको टाइम तो दे ना, ताकि वो साबित करे कि वो अच्छा कप्तान है कि नहीं। मसला कप्तानों का नहीं है, मसला टीम का नहीं है, मसला का। आप पूरी तारीख उठा के देख ले। मैं आपको रिसेंट हिस्ट्री बता देता हूँ। जब चंडीगढ़ में हम खेल रहे थे, इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहे थे, 2010 की बात आई थी, तो उस वक्त अचानक शोएब अख्तर को यहाँ से फ़ोन करके कहा गया कि तुम नहीं खेलोगे। उसको अनफिट करार दे के बाहर बिठा दिया गया। हम ये इस पे जाते हैं, ये वर्ल्ड कप है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। भाई वर्ल्ड कप और उसमें उन्होंने हॉकी या क्रिकेट खेली, हॉकी या फुटबॉल खेलना होता है, क्रिकेट खेलनी होती है ना। हम क्रिकेट की बात क्यों नहीं करते? हम क्रिकेट कैसी खेल रहे हैं, हम क्रिकेट प्लेयर कैसे पैदा कर रहे हैं, हम क्रिकेट को कैसे लेके चल रहे हैं। अगर कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई अच्छा खेल रहा है, उसकी ग्रूमिंग या उसको फिट रखने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसकी स्किल सेट को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम क्रिकेट की बात ही नहीं करते। हम या तो कप्तानों की बात करते हैं या कपों की बात करते हैं। तो मसला ये है कि हमें क्रिकेट पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। नो डाउट पाकिस्तानी कौम पूरी बहुत जज्बाती तौर पर अटैच है इसके साथ। तो हमारे सामने जब प्लेयर अच्छा आता है, बाबर आजम को हमने देखा खेलते हुए, साइम अयूब को देखा, शाहीन शाह अफरीदी को देखा, क्या कप्तान होने की वजह से उनको हम पसंद करते थे या उनकी गेम की वजह से करते थे? उनकी कमिटमेंट की वजह से करते। शादाब जैसे था, रिजवान है जैसे, ठीक है, ऑब्वियसली। तो ये अजीबोगरीब हमारा मसला है कि हम बिल्कुल और चीज़ों में पड़ जाते हैं, और वो असल जो बंदा कसूरवार है वो अपने से तवज्जो हटाने के लिए कभी हमें कहा वर्ल्ड कप जीतना जी, हमने खबरदार जो कुछ ऊपर नीचे किया, हमने इसको कप्तान बनाना है क्योंकि ये सही खेल सकता है। उनकी मर्जी। कोई क्या क्राइटेरिया तो बताए ना भाई कि किस बुनियाद पे कप्तान बना रहे हैं, किस बुनियाद पे हटा रहे हैं आप, उसको बताएं। दूसरी फिटनेस की जहाँ पे बात है वो बड़ी अच्छी बात है। पहले भी एक दफा कैंप लगा था, लेकिन उसमें ये आदत और कल्चर होना चाहिए। हाँ, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात की है। शोएब मलिक है, रिजवान है, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है मेरे पास। आखिर यही बात, जरा फिटनेस कैंप के बारे में तो बताया ना। मैंने सुना था आजम खान साहब जो है वो 1.5 किलोमीटर भागने के बाद ही थक गए थे, और कुछ प्लेयर्स के घुटनों में भी दर्द हो गया है, वो उन्होंने नमाजें भी कुर्सियों पर बैठ के पढ़ी हैं। तो क्या चल रहा है? जी, एक तो 2016 में इससे कबल जो है वो काकूल एकेडमी में ये हुआ था। वहाँ पे फिज़िकल जो एक्सरसाइजेज थी और वहाँ पे कैंप हुआ था, और वो बताया जा रहा है कि वो सख्त था, इससे भी सख्त था। इसमें एक दो वजूहत हैं। एक तो रमज़ान की वजह से थोड़ा सा उस किस्म की एक्सरसाइज नहीं है, थोड़ा सा मतलब उसमें हाथ जो है वो हौला रखा हुआ है। इसके बावजूद भी आज़म खान या दीगर जो खिलाड़ी हैं उनके हवाले से ये चीज़ें आ रही हैं कि वो शायद जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसके बावजूद भी कैंप जारी है, खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी है वहाँ पे पहुँच चुकी है, और ख़ास तौर पर जो कप्तान का जो सिलेक्शन है, या शाहीन शाह अफरीदी को हटाने का मामला है, या बाबर आजम या रिजवान को लाने का मामला है, तो उनके साथ उनकी मीटिंग होगी। और मीटिंग में आज या आने वाले दिनों में ये डिस्कशन होगी, और उसके बाद हतमी फैसला होगा कि T20 में कौन जो है वो कप्तानी करेगा। या बाबर आजम के हवाले से ये भी आ रहा है कि वो तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी जो है वो चाह रहे हैं। इसी तरह जो शाहीन शाह अफरीदी है, उनको भी अगर आपने कप्तानी से हटाना है तो फिर उनको वो ऐसे डाउन ना हो, अच्छे खिलाड़ी हैं, चले उनके साथ एक बैड लक हुई कि वो। लेकिन ये बात ठीक है साकिब के मोराल बड़ा डाउन होता है इस तरह की इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की वजह से, प्लेयर्स का भी। नजमू साकिब साहब, आज के सवालात बता दें हमें। एक ज़रूरी सवाल और एक गैर ज़रूरी सवाल। एक मुस्तनद रिपोर्ट आई है कि FBR के 25,000 मुलाजमीन में से 10,000 नॉन फाइलर हैं जी। 17 ग्रेड और इसके ऊपर के 1700 अफसरान में से 300 अफसरान 17 ग्रेड से ऊपर के FBR के नॉन फाइलर हैं। ज़रूरी सवाल ये कि इस्तिलाहात करते हुए FBR क्या इन अफसरान को और इन मुलाजमीन को भी टैक्स नेट में लाएगी कि नहीं? ठीक है, अहम सवाल। आज का गैर ज़रूरी सवाल। वज़ीर इत्तलात ने आज ही फरमाया है कि PTI दौर में मसाइल में इजाफा हुआ।
गैर ज़रूरी सवाल ये है कि इन मसाइल का हल पीडीएम की 16 माह की गवर्नमेंट में क्यों नहीं हो सका, और क्या आप जब तक हुकूमत करेंगे सिर्फ यही गर्दानते रहेंगे कि पीटीआई के दौर में ये हुआ, कि मसाइल का वाकई हल भी करना शुरू करेंगे? बिल्कुल ठीक है। सवाल नाज़रीन आपके लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।